तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये विक्रमी संवत 2082 है और शक संवत 1947 है। इसी के हिसाब से आज तिथि है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर बात करें तो आज तारीख है 12 जुलाई 2025 और वार है शनिवार। जय शनि देवाय नमः। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि HTET 2024 का आयोजन अब 30 और 31 जुलाई को करवाया जाएगा। ये बदलाव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC द्वारा 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET की तारीखों से टकराव से बचने के लिए करवाया जा रहा है। 30 जुलाई बुधवार को दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल 3 PGT की परीक्षा होगी, जिसमें 399 केंद्रों पर 1,20,943 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 31 जुलाई गुरुवार को लेवल 2 TGT की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 673 केंद्रों पर करवाई जाएगी, जिसमें 2,01,517 अभ्यर्थी उसमें बैठेंगे। इसी दिन शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 1 PRT की परीक्षा 280 केंद्रों पर होगी, जिसमें 82,917 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर 4,05,377 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे 10 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा, ताकि बायोमेट्रिक और अन्य अनिवार्य प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी हो सके। प्रवेश पत्र जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट www.bsech.org.in पर उपलब्ध भी करवा दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग योग्य प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। विभाग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता मॉनिटरिंग के पदों पर गेट क्वालिफाइड युवाओं को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये युवा विकासात्मक परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सरकार की सहायता भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण पर जोर भी दिया है। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता से कोई भी समझौता न करने की चेतावनी भी दे डाली है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स की स्थायी भर्ती के बजाय अब प्रति केस बेस पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त करना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत पंचकुला से हो चुकी है। पंचकुला में रायपुर रानी CHC में गायनोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिक्स के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता है। इन डॉक्टर्स को NHM के माध्यम से अनुबंध पर रखा जाएगा और उनकी सेवाएं ऑन कॉल होंगी, यानी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलवाया जाएगा और प्रति केस भुगतान किया जाएगा। गायनोलॉजिस्ट को 3500 रुपए, एनेस्थीसिया डॉक्टर को 3,000 रुपए और पीडियाट्रिक्स को 2,500 रुपए प्रति केस मिलेंगे। इन पदों के लिए क्रमशः MD, MS, DNB गायनोलॉजिस्ट, PG डिग्री एनेस्थीसिया और PG डिग्री डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स आवश्यक योग्यताएं हैं। इच्छुक डॉक्टर्स 18 जुलाई तक पंचकुला सिविल सर्जन कार्यालय में अपना आवेदन करवा सकते हैं। यह अनुबंध 31 मार्च 2026 तक वैध रहने वाला है, जिसे स्थायी डॉक्टर्स की नियुक्ति होने पर पहले भी समाप्त किया जा सकता है या आवश्यकता अनुसार आगे इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगली खबर आ रही है हरियाणा के पहलवानों को लेकर। हरियाणा की 3 अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने डोप पॉजिटिव पाया है, जिसके बाद उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें रोहतक की रितिका हुड्डा भी शामिल हैं, जो देश की पहली अंडर 23 विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपियन भी रही हैं। रितिका का सैंपल मार्च में हुए ओलंपिक चैन ट्रायल के दौरान लिया गया था, जिसकी विदेशी लैब में दोबारा टेस्टिंग में वह पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीतने वाली मुस्कान और अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप की जो विजेता थी नितिका, वो भी डोप टेस्ट में फंसी हैं। मुस्कान के सैंपल में GW 1516 सल्फोन पाया गया है, जो 13 मई को दिल्ली में राष्ट्रीय शिविर के दौरान लिया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस वर्दी प्रोटोकॉल को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बैठक में कहा कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में शराब पीते पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। CM सैनी ने जन संवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का निवारण सरकार की प्राथमिकता है और शिकायतकर्ताओं को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता देने और जन संवाद पोर्टल पर प्रगति अपडेट करने का निर्देश भी दे दिया है। अपराध होने पर थाना स्तर पर जिम्मेदारी तय करने, रियल टाइम रिपोर्टिंग और तकनीकी साधनों का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया है। फिरौती और रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों पर तत्काल अंकुश लगाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूलों और कॉलेजों में नियमित निरीक्षण और छुट्टी के समय विशेष पेट्रोलिंग के भी पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा और राजस्थान के बीच बारिश के पानी को लेकर तनाव बढ़ रहा है। राजस्थान के भिवाड़ी से आने वाला पानी धारूहेड़ा में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर रहा है, जिससे परेशान होकर धारूहेड़ा के लोग सीमा पर रैंप और बांध बना रहे हैं। इस विवाद को लेकर दोनों राज्यों के लोगों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भिवाड़ी में 13 जुलाई को रैंप हटाओ पंचायत बुलाई गई है, जिसमें 35 गांव के लोग शामिल होंगे जो रैंप हटाने का दबाव बनाएंगे। हाल ही में राजस्थान के लोगों ने एक रैंप को तोड़ भी दिया था, जिससे धारूहेड़ा में पानी भर गया और पुलिस तैनाती वहां पर करनी पड़ी। भिवाड़ी ऊंचाई पर है और धारूहेड़ा जो है वो ढलान पर है, जिससे बारिश और औद्योगिक कचरा धारूहेड़ा में आता है। धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन कंवर सिंह यादव ने प्रशासन को स्थिति से अवगत भी कराया है, क्योंकि रैंप टूटने पर धारूहेड़ा जो है वो डूब सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र को धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के तौर पर स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए था, जिससे तीर्थाटन बढ़ता और अर्थव्यवस्था को वहां पर बढ़ावा मिलता। शैलजा ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश के कारण हुए जल भराव पर सरकार के दावों की पोल भी खोली। उन्होंने लोकसभा सत्र में बिहार में हो रहे सर्वे और बीपीएल कार्ड बांटने के मुद्दे उठाने की बात भी कही। शैलजा ने पार्टी संगठन न बनने पर चिंता भी व्यक्त करी और कहा कि राहुल गांधी जमीनी मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहते हैं। उन्होंने माना कि कुछ चेहरों को बार बार मौका मिलना ठीक नहीं है और नए संगठन में सबको मौका मिलना चाहिए, जिससे गुटबाजी वहां पर खत्म होगी। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट अरावली की पहाड़ियों में 10,000 एकड़ में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी नायाब सैनी सरकार के लिए चुनौती बन गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसे लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और उन्होंने हाल ही में गुजरात में वनतारा का दौरा किया था। इससे पहले साल 2022 में वो शारजाह, दुबई में सफारी में वहां पर गए थे। हालांकि हरियाणा सरकार अब इस परियोजना को लेकर बैकफुट पर दिख रही है। इसकी मुख्य वजह निर्माण और संचालन का भारी भरकम खर्च है। अनुमान है कि निर्माण में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके लिए 2025-26 के बजट में कोई भी आवंटन नहीं किया गया है। इसके संचालन पर हर महीने 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जबकि शुरुआती आय 20 से 30 करोड़ रुपए ही होगी। सरकार को यह भी आशंका है कि विपक्ष इस भारी भरकम खर्च को लेकर प्रदेश पर बढ़ते 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को मुद्दा भी बना सकते हैं। ये परियोजना पहले पर्यटन विभाग के अधीन थी, लेकिन अब वन विभाग को इसे सौंप दिया गया था। पीपीपी मोड पर निजी हाथों में सौंपने पर भी विचार हो सकता है। चंडीगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी पर उनकी बेटी और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मंत्री अनिल विज को अपने आवास पर आमंत्रित किया है। हिसार में उज्जवल दृष्टि योजना के शुभारंभ के दौरान आरती राव ने कहा कि उनके घर के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहते हैं और वह अनिल विज को भी जरूर दावत पर बुलाएंगी। विज ने पहले कहा था कि अगर उन्हें बुलाया जाता तो वो भी राव इंद्रजीत सिंह के घर पर डिनर करने जाते और वहां पर शामिल जरूर होते। उज्जवल दृष्टि योजना के तहत 1.4 लाख से अधिक चश्मे वहां पर वितरित किए जाएंगे। इस अभियान में 14,267 सरकारी स्कूलों के लगभग 21 लाख छात्रों की आंखों की जांच भी करी जाएगी, जिनमें से 40,000 जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त में चश्मे मिलेंगे। साथ ही 50 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मोतियाबिंद की जांच भी उनकी वहां पर करवाई जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य कमजोर नजर वाले लोगों को, खासकर विद्यार्थियों की मदद करना है। 18 जून को राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिण हरियाणा के 12 विधायकों को डिनर पर बुलाया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस डिनर के बाद 6 विधायकों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले और स्पष्ट किया कि ये एक सामान्य मुलाकात थी और इसका राजनीति से कोई भी वास्ता नहीं था। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वे यह जो था उनकी बेटी के नए घर में एक सामान्य मिलन था और कुछ लोग इसे लेकर अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार हरियाणा में 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है जो बवाना से इंद्रलोक तक दिल्ली को जोड़ेगा। इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से अनापत्ति पत्र यानी कि एनओसी मांगा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई द्वारा 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले इस रोड से हरियाणा के लोग सीधे दिल्ली के इंद्रलोक तक पहुंच सकेंगे, जिसमें आईएसबीटी, करोल बाग और कनॉट प्लेस जैसे प्रमुख स्थानों तक आसान उनकी पहुंच हो जाएगी। ये एलिवेटेड रोड जो कि एक फ्लाईओवर के रूप में होगा, बवाना के औद्योगिक क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात भी दिलाएगा। वर्तमान में संकरा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी कि जिसे हम NH1 बोलते हैं और पश्चिमी यमुना नहर पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस रोड के बनने से रोहिणी, पंजाबी बाग और प्रीतमपुरा जाने वालों को भी ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा शर्मा ने वर्षों से लंबित कैनाल रोड की मांग पर संज्ञान लेते हुए कहा कि इस एलिवेटेड रोड के निर्माण की इच्छा उन्होंने खुद भी जताई है, जिससे आवागमन सुगम और सुरक्षित होगा। तो साथियों, ये थी हरियाणा और देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ, नई बुलेटिन के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा, जय भोले बाबा।